जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिशा पब्लिकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा केंद्रीय बजट को आज संसद में पेश किया गया। नरेंद्र मोदी सरकार का दोस्तों ये 10वां बजट है कुल मिलाकर, और इस बजट से काफी उम्मीदें जताई जा रही थी और उन उम्मीदों पर ये बजट खरा उतरा है या नहीं उतरा है, वो दोस्तों अब इस बजट के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले इस पूरे बजट पर एक निगाह रखते हैं कि इस पूरे बजट में क्या मुख्य बातें कही गई हैं। तो इस बजट की मुख्य हाइलाइट्स क्या हैं, वो हम लोग आज के इस वीडियो में दोस्तों देखने वाले हैं। कई सारे इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो हमारे यूपीएससी 2023 के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, और जानेंगे दोस्तों कि क्या मेन हाईलाइट जो है वो बजट में सरकार ने रखी है, सरकार की प्राथमिकताएं क्या है, क्या एक्सपेंडिचर है, क्या उसकी रिसीट है, उन सब पर एक निगाह हम लोग डालेंगे दोस्तों इस लेक्चर में। हाईलाइट्स देखेंगे और इसके बाद एक लेक्चर और करेंगे जिसमें हम इस पूरे बजट को दोस्तों एनालिसिस करेंगे कि क्या ये बजट हमारी उम्मीदों पर खरा उतरा, क्या मार्केट की उम्मीदों पर खरा उतरा, किसान या मध्यम वर्गीय परिवार या निम्न वर्गीय परिवार उनके लिए सब कुछ सही रहा या नहीं रहा, या क्या कमियां रही या क्या कमियां नहीं रही, उन सबकी बात हम लोग एक लेक्चर में और करेंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग इसमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं यूनियन बजट की, उस पर दोस्तों एक बार निगाह रखते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और जानिए दोस्तों इस बजट में क्या खास बातें हमारे लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस बजट की रूपरेखा दोस्तों क्या है। अगर इस पूरे बजट की हम लोग बात करें तो रूपरेखा ये है दोस्तों कि ये जो बजट है पूरा 2023-24 का, ये लगभग लगभग 45.03 लाख करोड़ रुपए का दोस्तों ये बजट है। ठीक है ना, ये सारे आंकड़े लाख करोड़ में यहाँ पर दिए गए हैं। तो 45.03 लाख करोड़ रुपए का ये बजट दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से पैसा आना और अलग अलग क्षेत्रों से पैसा जाने को दिखाया गया। ठीक है ना, इधर जो है पैसा कहां से आ रहा है वो दिखाया गया है, और ये पैसा कहां खर्च होगा वो दिखाया गया है। ठीक है ना, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस 2023-24 के बजट में जो टैक्स से मिलने वाला पैसा है वो दिखाया गया है 23.30 जो लाख करोड़ रुपए है वो सरकार को टैक्स से प्राप्त होगा। अगर ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो वो 33.61 लाख करोड़ रुपए रहने की उम्मीद है। इसके अलावा अगर हम कैपिटल रिसिप्ट की बात करें तो कैपिटल रिसिप्ट जो है वो दोस्तों 18.71 लाख करोड़ रुपए रहने की यहाँ पर पूरी तरह से उम्मीद है। इसमें फिर दोस्तों हमने क्लेरिफिकेशन किया, इसमें हमने दोस्तों यहाँ पे अलग अलग दिखाया है कि ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में कहां कहां से आएंगे। कस्टम से हमारे 2.33 लाख करोड़ रुपए आएंगे, जीएसटी से हमारा 9.57 लाख करोड़ रुपया आएगा। ठीक है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से हमारा 3.39 लाख करोड़ रुपया आएगा। टैक्स जो टैक्स ऑन इनकम, जो इनकम पर टैक्स लगता है, उससे हमारा 9.01 लाख करोड़ रुपया आएगा। कॉर्पोरेशन टैक्स हमारा जो है वो 8.23 लाख करोड़ रुपया आएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से बहुत सारे यहाँ पे टैक्स के रिसीट दिखाए गए हैं, और फिर ये कहां खर्च होंगे उनको दिखाया गया। तो मोटे तौर पर अगर बात करें तो सरकार जो योजनाओं में खर्च करेगी उसमें कितना खर्च करेगी, 19.44 लाख करोड़ रुपया विभिन्न योजनाओं में दोस्तों खर्च किया जाएगा। जो केंद्रीय सेक्टर की योजनाएं हैं, जो केंद्र की योजनाएं होंगी, उनमें 14.68 लाख करोड़ रुपया दोस्तों खर्च किया जाएगा। इसके साथ साथ जो ट्रांसफर हमें करने हैं या जो बाकी एक्सपेंडिचर्स हैं, उनमें हमारा खर्च जो है 25.59 लाख करोड़ रुपया रहेगा। इन अदर एक्सपेंडिचर में बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स हैं, जैसे सैलरी देने में हम खर्चा करेंगे। इसके अलावा जो हम लोग स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर करेंगे उसमें पेंशन में कितना करेंगे, अदर्स में कितना करेंगे, ट्रांसफर ऑफ स्टेट में कितना करेंगे हम लोग। ठीक है ना, इंटरेस्ट जो पेमेंट हमें करना है उसमें हम लोग कितना खर्चा करेंगे, तो वो सारी बातें यहाँ पर दोस्तों दी गई है। इसके साथ साथ जो सब्सिडी हमें देनी है उसमें कितना खर्चा होगा हमारा, इकोनॉमिक सर्विसेज में कितना खर्चा हम लोग करेंगे, तो वो सरकार ने दोस्तों यहाँ पे आंकड़े पेश किए हैं। इस प्रकार का पूरा बजट का रूपरेखा दोस्तों यहाँ पर दी गई है, जिसमें बताया है कि भाई कहां से पैसा आएगा सरकार के पास ये 45.03 लाख करोड़ रुपया, और ये पैसा फिर कहां खर्च किया जाएगा, ये पूरी दोस्तों यहाँ पे रूपरेखा तैयार की गई है। अब आइए बजट के कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट देखते हैं हम लोग, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है, और एक नागरिक होने के नाते भी हमको दोस्तों वो पॉइंट पता होने चाहिए। ठीक है ना, सरकार कहां पे खर्च कर रही है, क्या उसके मुद्दे हैं, कहां कौन सी योजनाएं शुरू कर रही है ना, किसका लाभ कौन कौन ले सकता है, तो ये एक नागरिक होने के नाते भी दोस्तों हमें पता होने चाहिए पॉइंट, और अगर हम एस्पिरेंट हैं तो फिर हमें उनकी जानकारी होनी ही चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आगे पॉइंट्स की, और देखते हैं कि इस बजट में क्या मुख्य पॉइंट आप सभी के लिए यहाँ पे है। ठीक है ना, तो सबसे पहले दोस्तों इस बजट में अमृत काल का विजन दिया गया है।
अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया था जब 75 वर्ष पूरे हुए थे, है ना। और 2022 के बजट में कहा गया था कि भाई अगले जो 25 साल हैं हम उसको अमृत काल की तरह मनाएंगे। क्यों? क्योंकि अगले 25 वर्षों के बाद भारत की आजादी को 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, और 100 वर्ष जब पूरे हो जाए तो सरकार का प्रयास है कि 100वें वर्ष तक भारत जो है अपना एक विकसित राष्ट्र बन चुका हो, यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो चुकी हो। इसलिए अगले 25 वर्ष हम अमृत काल की तरह मनाएंगे, और उसी अमृत काल के लिए यहाँ पर दोस्तों 3 विजन लेकर दोस्तों इस बार बजट में सरकार चल रही है। सबसे पहला क्या विजन है? अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजंस विद फोकस ऑन यूथ, यानी हमारे नागरिकों के लिए ज्यादा से ज्यादा अवसर क्रिएट किए जाएं, और नागरिकों में भी जो हमारे युवा हैं उनके लिए बेहतरीन अवसर क्रिएट किए जाएं। चाहे वो अवसर रोजगार के हों, चाहे वो अवसर स्पोर्ट्स के हों, चाहे वो अवसर शोध के हों, चाहे वो अवसर पढ़ाई के हों, हायर एजुकेशन के हों, किसी भी चीज के हों, जो अवसर हैं वो हमारे नागरिकों के लिए अधिक से अधिक क्रिएट किए जाए। इसके अलावा ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, यानी इकोनॉमी को ग्रोथ देना बहुत जरूरी है। हर एक सेक्टर में ग्रोथ होनी चाहिए, और ग्रोथ के साथ साथ जॉब क्रिएशन भी होना चाहिए। ये एक विजन दोस्तों मोटा हमारे इस बजट में लिया गया है सरकार के द्वारा। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट, जो मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट है उसको मजबूत करना, उसको स्थायी करना, उसको स्टेबल करना, ये 3 मुख्य विजन अमृत काल के लिए लिए गए हैं। और सभी योजनाओं को, सभी चीजों को इन्हीं विजन के तहत दोस्तों यहाँ पर सेट करने का प्रयास किया गया है कि हमारी जो भी योजनाएं हों वो इन 3 विजन को पूरा करती हुई हों, और इन 3 विजन को लेकर यहाँ पर हो। ठीक है ना। तो एक ये पॉइंट आप ध्यान करें कि विजन अमृत काल के लिए क्या है, इन 3 अपॉर्चुनिटीज का विजन यहाँ पर लेके चलाया जा रहा है ना। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और यहाँ पर है, वो है सप्तऋषि। एक नाम आया है बजट में, वो है सप्तऋषि। तो वो क्या है जरा एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ प्रायोरिटी सेक्टर दिए गए। बजट 2023-24 में सरकार ने कहा है कि हमारे पूरे वर्ष में जो भी कार्यक्रम रहेंगे वो इन 7 प्राथमिकताओं को रहेंगे। यानी सबसे पहले इन 7 प्राथमिकताओं के लिए हम काम करेंगे, और उसके बाद कुछ और काम करेंगे। तो इन 7 प्राथमिकताओं को, 7 प्रायोरिटीज को हमने सप्तऋषि 7 यहाँ पे नाम दिया गया। क्या है ये? अब देखिए यहां से आपको प्रीलिम्स में आपने क्वेश्चन यहां पर मिल सकता है। प्रीलिम्स में आप यहां से क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं। क्या है 7 प्रायोरिटी? सबसे पहला है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी समावेशी विकास पर हमारा ध्यान रहेगा। सरकार की जो योजनाएं होंगी, सरकार के जो नियम कायदे कानून होंगे, या जो और विवेचनाएं होंगी, उसमें समावेशी विकास के लिए काम किया जाएगा। रीचिंग द लास्ट माइल, यानी यहां पे सरकार का मुख्य पॉइंट क्या है कि हमारे देश का जो बिल्कुल अंतिम नागरिक है उस तक पहुंचा जाए। जैसे कि दोस्तों भारत के बारे में कई बार कहा जाता है, और ये बात कहीं ना कहीं कुछ हद तक सही भी है, कि ऊपर से योजना शुरू होती है लेकिन अंतिम व्यक्ति तक वो नहीं पहुंच पाती है। जो मुख्य लाभार्थी हैं उसके उन तक वो योजना पहुंच नहीं पाती है, कुछ परसेंटेज तक पहुंच पाती है। तो सरकार की प्रायोरिटी है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, अंतिम स्तर तक पहुंचना, ताकि योजना का जो लाभ है वो जो रिक्वायर्ड बेनिफिशियरी है, जो असली बेनिफिशियरी है, उस तक पहुंच पाए। यूथ पावर, जो भारत की युवा शक्ति है, भारत विश्व में सबसे ज्यादा युवा देश है। यहाँ की जो 60% से भी ज्यादा जनसंख्या है वो युवा है, 15 से 40 वर्ष के बीच में है। तो इस यूथ पावर का इस्तेमाल करना, इस यूथ पावर के लिए काम करना, ये प्रायोरिटी दोस्तों रहेगा। युवाओं की जो भी समस्याएं हैं, जो भी और तरीके हैं जिनसे उनको उनको विकसित किया जा सकता है, उस पर काम करना। फाइनेंशियल सेक्टर, वित्त जो हमारा क्षेत्र है, उसमें दोस्तों नए नए इन्वेंशन करना। जो फाइनेंशियल सेक्टर की प्रॉब्लम है, जैसे हमारे देश में लोन की प्रॉब्लम रहती है, आसानी से लोन प्रोवाइड नहीं हो पाता, सरकार ने उसके लिए भी प्रयास किए हैं, है ना। आराम से जो है बाकी चीजें प्रोवाइड, तो उसकी चीज यहाँ पे करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन को यहाँ पर दोस्तों देखना, उसको भी आगे लेके आना। तो ये फाइनेंशियल सेक्टर के लिए यहाँ पे काम दोस्तों किया जाएगा। ग्रीन ग्रोथ, यानी सरकार का मुख्य मकसद विकास जरूर है, लेकिन विकास के साथ साथ है ग्रीन ग्रोथ, यानी हम ऐसे तौर तरीकों का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे तौर तरीकों की इन्वेंशन करेंगे, इनोवेशन करेंगे, जो एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करते हो, यानी एनवायरमेंट के लिए भी वो सही हो, है ना। हम ग्रोथ करेंगे, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हम लोग करेंगे, है ना। जो हमारे नए नए इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो करेंगे, लेकिन उनको हम लोग पर्यावरण के अनुकूल बनाएंगे, ताकि हमारा एनवायरमेंट भी कूल है। तो ये एक प्राथमिकता है। अनलीजिंग द पोटेंशियल, जो हमारा पोटेंशियल है उसको हम लोग यूज करेंगे, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देंगे। भारत में देखिए, भारत में क्या, किसी भी देश में अगर ग्रोथ करनी है, आपको इकोनॉमिकली ग्रोथ करनी है, तो आपका इंफ्रा बढ़िया होना चाहिए।
इंफ्रा का मतलब बुनियादी ढांचा। आपके पास रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया होना चाहिए, रेलवेज बढ़िया होना चाहिए ताकि सप्लाई में कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है ना। आपके पास बहुत बढ़िया इंफ्रा होना चाहिए। जैसे सिंपल सी भाषा में अगर समझाऊं तो अगर मैं एक स्कूल की बात करूं, एक स्कूल में अगर बेहतरीन टीचर्स हैं, बेहतरीन क्लासेस हैं, बहुत बढ़िया वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बढ़िया वहां पे लैब्स हैं, तो बच्चों की स्टडी बढ़िया होगी। और अगर ये चीजें नहीं है तो फिर बढ़िया वहां पे नहीं हो पाएगा। तो वही चीज यहाँ पर है, देश में अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया करना होगा और उसके लिए इन्वेस्टमेंट आपको बहुत तेजी से यहाँ पे लाना होगा। तो जैसा कि वैश्विक मंदी के आसार जताए जा रहे थे पिछले कुछ महीनों से, उसको देखते हुए भारत का मुख्य फोकस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को लेकर रहेगा कि भाई इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर अच्छा हो जाए। तो ये सप्तऋषि 7 प्रायोरिटीज दोस्तों इस बजट 2023-24 में बताई गई हैं। यहां से आपको प्रीलिम्स 2023 में कुछ क्वेश्चंस मिल सकते हैं, इनको आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इन प्रायोरिटीज और अमृतकाल के 3 विजन्स को लेकर सरकार ने क्या-क्या प्रावधान किए हैं बजट में, उसकी जरा बात कर लेते हैं और उस पर एक नजर डाल लेते हैं कि भाई वो क्या-क्या प्रयास हैं जो सरकार अगले कुछ महीनों में जो है वो करने वाली है। तो शुरुआत अगर करें तो सबसे पहले सबका साथ सबका विकास, जो सरकार का एक नारा रहा है हमेशा से, मोदी गवर्नमेंट का हमेशा से नारा रहा है सबका साथ सबका विकास, ठीक है। यानी कोई डिस्क्रिमिनेशन वहां पे क्रिएट नहीं है, जो भी योजनाएं होंगी वो सभी के लिए होंगी। तो इस नारे, इस सोच के अंतर्गत जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना है, उस इंक्लूसिव डेवलपमेंट में क्या क्या यहाँ पे नए स्टेप लिए गए या अगले वर्ष में जो ये 2023-24 का सत्र है इसमें लिए जाएंगे, वो यहाँ पे दोस्तों डिस्क्राइब किया गया है। क्या है ये? सबसे पहले एग्रीकल्चर और कोऑपरेटिव्स, जो हमारा कृषि है और जो हमारे सहकारी हैं, वहां पे क्या क्या चीजें की जाएंगी। तो देखिए सबसे पहला काम क्या किया जाएगा, बिल्डिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी पूरी तरीके से एक सार्वजनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, ठीक है ना, ताकि जितने भी हमारे लोग हैं वो डिजिटलाइज हो सके और डिजिटली दोस्तों उन सारे डेटा का प्रयोग कर सके। इस प्लेटफॉर्म को, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सेसिबल करा जाएगा, इंक्लूसिव एंड इंफॉर्मेटिव सॉल्यूशन फॉर द फार्मर्स, यानी हमारे जो किसान हैं उनको जो भी समस्याएं होती हैं उन सबका सॉल्यूशन उनको यहाँ पर मिल पाए, समावेशी समाधान मिल पाए, इंफॉर्मेटिव सॉल्यूशन मिल पाए और वो समाधान सबके लिए एक्सेसिबल हो, सभी किसानों तक वो समाधान पहुंच पाए। इसके लिए हम एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, ठीक है। हमने देखा था ना कि जब मैनुअल इंफ्रा होता है तो वहां पर कई सारी चीजें तो नीचे फाइलों में ही दबी रह जाती है ना, ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाती, मुख्य समस्या आगे तक पहुंच ही नहीं पाती। तो एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप करने की बात की गई है। साथ ही साथ सेटिंग ऑफ द एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड। अब देखो ये एक फंड का नाम आया, एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड। ये एक नया फंड दोस्तों यहाँ पे क्रिएट किया गया है, AAF इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया, AAF। तो ये एक दोस्तों एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे बन सकती है, एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड दोस्तों यहाँ पे जनरेट किया जाएगा। किस लिए जनरेट किया जाएगा, इनकरेज द इनोवेटिव स्टार्टअप इन द रूरल एरियाज। अब देखिए ये कितनी अच्छी यहाँ पर बात बजट में शुरुआत की गई है कि ग्रामीण इलाकों में जो इनोवेटिव स्टार्टअप्स होंगे, हमने बहुत सारी न्यूज में, सोशल मीडिया पर कई सारी न्यूज देखी होंगी, हमने कई सारे वीडियोस देखे होंगे, वायरल वीडियोस, जिसमें हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग थे उन्होंने कई सारे इनोवेटिव प्रयास करे, चाहे वो खेती को लेकर हो, सिंचाई को लेकर हो, पशुपालन को लेकर हो, या फिर गांव में इलेक्ट्रिसिटी को लेकर हो, गांव में एनर्जी के यूज को लेकर हो, कई सारे वायरल वीडियोस हम देखते रहते हैं। तो अब सरकार ने यहाँ पर इसके लिए एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड शुरू कर दिया है। इस अंतर्गत जो ग्रामीण इलाकों में ऐसे इनोवेटिव स्टार्टअप होंगे उनको इंकरेज करेगा, यानी ग्रामीण सेक्टर में जो लोग हैं उनको स्टार्टअप के लिए यहाँ पर दोस्तों प्रमोट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड। नौ आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत यहाँ पे क्या किया जाएगा, हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम भी दोस्तों लागू किया जाएगा। हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, यानी अगर इसकी शॉर्ट फॉर्म देखेंगे तो HCPP, HCPP ये क्या है, हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम। ये समझ में आ गया होगा कि हमारे जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, जो हमारी बागवानी फसलें हैं, है ना, उनको दोस्तों यहाँ पर उनके प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए, क्यों, क्योंकि ये जो हॉर्टिकल्चर हमारी फसलें होती हैं, है ना, हमारी जो बागवानी फसलें होती हैं, ये किसानों को अधिक कमाई देती हैं, ये किसानों को बहुत अधिक रेवेन्यू प्रोवाइड करती हैं। तो उसको बढ़ाने के लिए हम लोग इनके प्रोडक्शन को भी दोस्तों यहाँ पे बढ़ाएंगे और उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे ये वाला प्रोग्राम भी दोस्तों सरकार ने कहा है कि लॉन्च करेंगे, हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम। तो इसको आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ कुछ टारगेटेड फंडिंग भी होंगी जिसमें कि 20 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर
क्रेडिट दोस्तों देने की बात की गई है। अब ये दोस्तों यहाँ पे अच्छी न्यूज आ गई है, एग्रीकल्चर क्रेडिट, ये आपको दोस्तों यहाँ पे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। कितने हमने किया है, तो सरकार कह रही है कि 20 लाख करोड़ रुपए का जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है वो टारगेटेड है। किस किस फील्ड में, एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन के फील्ड में, डेयरी के फील्ड में, फिशरीज सेक्टर में, यानी मछुआरों के लिए, जो हमारे मछली पालक हैं, हमारा जो मछुआरे होते हैं उनके लिए, जो हमारे डेयरी उद्योग हैं उनके लिए, और जो पशुपालक हैं हमारे उनके लिए, इन सभी क्षेत्रों के लिए लगभग लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पे कृषि क्रेडिट दोस्तों जारी किया जाएगा, जिससे इन सभी क्षेत्रों में काम करने वाले हमारे जो किसान लोग हैं उनको बढ़ावा मिले, वो अपने व्यापार को और बढ़ा पाए, और इस सेक्टर से जो प्रोडक्शन है और जो कमाई है वो किसानों की बढ़ सके। उसके लिए यहाँ पर 20 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर क्रेडिट यहाँ पर देने की बात की है सरकार ने इंक्लूसिव डेवलपमेंट के अंतर्गत। तो ये दोस्तों यहाँ पे 4-5 पॉइंट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो सकते हैं। आगे बढ़े, अगर इसी हम लोग इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करें तो यहीं पर दोस्तों कुछ और बातें भी हैं। यहाँ पर देखिए एक श्री अन्ना दोस्तों योजना शुरू की गई है, श्री अन्न। आपको मालूम होगा कि भारत ने क्या किया है, 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर, है ना, मिलेट ईयर की तरह मनाने की बात की थी, जिसको 2018 में मंजूरी मिल गई थी। मंजूरी किससे मिली थी, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और UN, इन दोनों से ही परमिशन मिल गई थी कि 2023 को हम लोग मिलेट यानी मोटे अनाज के वर्ष के रूप में मनाएंगे। अब यहीं पर इसी को दोस्तों ग्लोबल हब बनाने के लिए भारत ने श्री अन्न प्रोग्राम शुरू करने की बात की है, ठीक है ना। भारत ग्लोबल हब क्यों बनना चाहता है, क्योंकि मोटे अनाज के प्रोडक्शन में जो भारत है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है ना। भारत के अलावा नाइजीरिया, चाइना, ये 2-3 देश और हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन पूरे विश्व का 20% जो मोटा अनाज है वो भारत में ही प्रोड्यूस होता है। इसीलिए भारत दोस्तों इस फील्ड को और भी आगे ले जाना चाहता है, ताकि भारत के किसान फायदा पा पाए, भारत का एक्सपोर्ट बढ़े। उसके लिए दोस्तों ये श्री अन्न योजना यहाँ पर शुरू की जाएगी, और जिसके लिए दोस्तों यहाँ पर जो IIMR है उसने भी दोस्तों यहाँ पर रिसर्च में सहायता करने की बात यहाँ पर की है। तो श्री अन्न ये प्रोग्राम दोस्तों आप ध्यान करिए, ये मिलेट्स के लिए यानी मोटे अनाज के प्रोडक्शन में भारत को ग्लोबल हब बनाने के लिए यहाँ पर शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत दोस्तों प्रमोट किया जाएगा मोटे अनाज को उगाना। साथ ही साथ जो वाइडली अवेलेबल स्टोरेज कैपेसिटी है उनको भी दोस्तों यहाँ पे सेट किया जाएगा। स्टोरेज कैपेसिटीज अगर होंगी तो हमारे किसान जो है अपनी फसल को सुरक्षित यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, उसके लिए भी यहाँ पे काम किया जाएगा। भाई देखो ये भी सीधी सी बात है, जितना स्टोरेज बढ़िया होगा उतनी हम लोग फसल में आगे ग्रोथ कर सकते हैं, उतना हम फसल से आगे कमाई कर सकते हैं। तो ये भी दोस्तों यहाँ पे बात की गई है। अब अगर यहाँ पे दोस्तों एक एनालिसिस हम लोग देखें कि एग्रीकल्चर सेक्टर को किस तरीके से अधिक क्रेडिट देने की बात की गई है, तो 2015 से ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है ना। ये लाख करोड़ में आंकड़ा है। 2015 में मात्र 85 लाख करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र को दिए गए थे, है ना। इसके बाद अगर 2022 की बात करें तो 186 लाख करोड़ रुपया जो है वो लगभग लगभग एक एग्रीकल्चर सेक्टर को यहाँ पर दोस्तों क्रेडिट के रूप में दिया गया, ताकि वहां पर अच्छे से प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हो पाए, और अन्न के उत्पादन में उसी क्षेत्र में बढ़ोतरी भी हुई है। अगर हम मिलियन टन में बात करें तो 2015 में जहां भारत का प्रोडक्शन जो था वो लगभग लगभग 250 मिलियन टन था, वहीं अगर 2022 की बात करें तो हम लोग दोस्तों 350 मिलियन टन प्रोडक्शन पे दोस्तों लगभग लगभग पहुंच गए हैं। तो भारत का जो फंड एग्रीकल्चर सेक्टर को दिया जा रहा है उससे यहाँ पर फायदे तो मिल ही रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं, अगली बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इंक्लूसिव डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर और हमने उसमें बात की, साथ ही साथ हेल्थ के सेक्टर में अब सरकार ने क्या 2023-24 के बजट में कहा है, जरा उस पर भी निगाह डाल लेते हैं। तो 157 नए नर्सिंग कॉलेज दोस्तों स्थापना करने की बात की है कि 2023-24 में सरकार की तरफ से 157 नए नर्सिंग कॉलेज बनाए जाएंगे, जिससे कि हमारी जो स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पर दोस्तों एक मौका मिले और नर्सिंग के क्षेत्र में हमारे जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ पाए। इसके साथ साथ जो स्किल सेल एनीमिया है उसके एलिमिनेशन के लिए भी मिशन एक लॉन्च करने की बात की गई है। भारत में अगर बात करें दोस्तों तो 57% जो महिलाएं हैं वो एनीमिया की शिकार हैं, यानी उनमें खून की कमी दोस्तों देखी गई है ना। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। इस आंकड़े को और कम करने के लिए, खत्म करने के लिए ये स्किल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन को भी लॉन्च करने की बात की गई है कि इस वर्ष 2023-24 में ऐसा एनीमिया एलिमिनेशन मिशन शुरू किया जाएगा, जिसके तहत इस प्रकार के जो एनीमिया रोग है उससे बचने के उपाय
उसके शिकार लोगों का इलाज, उनसे बाहर निकालने की बात यहाँ पे की जाएगी ताकि एक मिशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो सके। तो इस प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन आप जरूर ध्यान करिएगा, ये हमारे एग्जाम में आपके नंबर को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों नए प्रोग्राम भी शुरू किए जाएंगे टू प्रमोट द रिसर्च इन द फार्मास्यूटिकल। दोस्तों भारत इस समय मेडिकल इंडस्ट्री में दवाइयों के एक्सपोर्ट में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है ना। अभी तो हालांकि चाइना इस मामले में नंबर 1 पे बना हुआ है और भारत भी कई सारी दवाइयों का चाइना से ही अभी इंपोर्ट कर रहा है। लेकिन भारत का जो ग्रोथ है, जैसे कि आपने कोरोना काल में देखा कि भारत की कई सारी वैक्सीन ने पूरे विश्व में जो है धूम मचाई, पूरे विश्व में भारत की वैक्सीन को यहाँ पर जो है वो स्थापित किया गया। तो भारत फार्मास्यूटिकल में रिसर्च को बहुत प्रमोट करने पर बात कर रहा है ताकि भारत यहाँ पे बड़ा खिलाड़ी दोस्तों 2023-24 बन सके। और जो प्लॉटिंग भारत ने की है, जो इसमें भारत ने अपने आप को स्टैब्लिश करने की शुरुआत कर दी है, तो वो भारत के हाथ से निकले ना और भारत मेडिकल के क्षेत्र में एक बड़ा खिलाड़ी बनकर यहाँ पे उभरे। तो उसके लिए यहाँ पर दोस्तों फार्मास्यूटिकल में रिसर्च करने के लिए भी नए प्रोग्राम्स लॉन्च करने की भारत यहाँ पे बात कर रहा है इस बजट में। इसके साथ साथ जो ज्वाइंट पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल रिसर्च है वो भी दोस्तों यहाँ पे इंकरेज की जाएगी। उसमें हमारी जो आईसीएमआर लैब्स हैं उनका सहयोग लिया जाएगा और उनके थ्रू दोस्तों मेडिकल रिसर्च जो है यहाँ पर वो की जाएंगी। उसमें हमारे सरकारी और प्राइवेट दोनों ही क्षेत्रों के जो वैज्ञानिक हैं वो काम करेंगे और दोनों ही क्षेत्र साथ में मिलकर इस प्रकार की रिसर्च करेंगे ताकि मेडिकल सेक्टर में हम लोग एक यहाँ पे रिवोल्यूशन लेके आ पाए और भारतीय लोगों को अच्छी मेडिकल सुविधाएं यहाँ पर प्राप्त हो पाए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ जीडीपी के बारे में अगर आंकड़े देखेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे प्रीलिम्स में बन जाते हैं, स्टेटमेंट के रूप में आ जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिखाया मैंने कि अगर हम जीडीपी के परसेंटेज के रूप में बात करें तो देखिए 2019 में जीडीपी का केवल 1.4% ही हम लोग यहाँ पर खर्च कर रहे थे, किसमें, अपने अपने खर्चे में, है ना। लेकिन अगर 2023 की बात करें तो 2023 में सरकार ये खर्च बढ़ाकर 2.1% करने वाली है। यानी कुल जीडीपी का 2.1% ऐसा होगा जो हम स्वास्थ्य और शिक्षा में दोस्तों यहाँ पर खर्च करेंगे, स्वास्थ्य में खर्च करेंगे। अगर शिक्षा की बात की जाए तो इसमें बहुत अधिक बदलाव नहीं है। 2019 में हमने जीडीपी का 2.8% हमने हिस्सा जो है वो शिक्षा में खर्च किया था, जबकि 2023 में ये बढ़कर 2.9% हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी हमने बढ़ाया है, तो इसका मतलब सरकार इस तरफ प्रयास कर रही है। तो ये आंकड़े दोस्तों प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, ये आपको प्रीलिम्स में मिल सकते हैं 2023 के। इस प्रकार के कई सारे स्टेटमेंट हमारे एग्जाम में कई बार देखने को मिल गए हैं, ठीक है ना। एनालिटिकली क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई बताइए 2023 में कितना है और 2022 में कितना था, तो उस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं, आपको ध्यान करना है। अगर शिक्षा की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर रिवैम्प टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम दोस्तों यहाँ पे शुरू किया जाएगा, जिसको डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के अंतर्गत किया जाएगा। भाई सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में पिछले वर्ष ही ये बात कर दी थी कि भाई हम इस तरह का एक रिवॉल्यूशन यहाँ पर लेके आएंगे, और अब यहाँ पर तो सरकार ने बिल्कुल फिक्स कर दिया है कि भाई हमें डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग के तहत, यानी इसकी शॉर्ट फॉर्म देखें तो DIET, डाइट का जो हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो दोस्तों हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे और उसको यहाँ पर हम लोग रिवैम्प करेंगे। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो की गई है वो है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को सेटअप करने की। एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी सेटअप होगी। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारे रिवॉल्यूशन कोरोना के बाद देखे गए हैं। ऑनलाइन स्टडी का एकदम से स्कोप बढ़ गया है, लोग अच्छे से कर रहे हैं, कंफर्टेबल भी है, आसान भी है, एक्सेसिबल भी है और इफेक्टिव भी है। तो इसीलिए दोस्तों सरकार ने यहाँ पर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को भी सेटअप करने की बात की गई है, जो हमारे बच्चों के लिए यहाँ पर स्टैब्लिश की जाएगी। साथ ही साथ जो हमारे स्टेट हैं वो भी दोस्तों यहाँ पर फिजिकल लाइब्रेरीज में रहेंगे और पंचायतों में और वार्ड लेवल पर यहाँ पे लाइब्रेरीज क्रिएट की जाएंगी ताकि बच्चों में पढ़ने की कैपेसिटी को भी बढ़ाया जाए और उनको यहाँ पर अवेयर भी किया जाए कि भाई यहाँ पे तुम्हें काम करना है या इस तरीके से तुम्हें आगे बढ़ना है। तो ये सारे इनिशिएटिव है दोस्तों जो बजट 2023-24 में डिस्कस किए गए हैं, इनको आपको थोड़ा समझना होगा। इस पर हम लोग डिटेल एनालिसिस भी करेंगे कि भाई क्या है वो चीजें, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी हम एक बस मोटे तौर पर हम लोग इसके जो मुख्य पॉइंट्स हैं हमारे एग्जाम के लिए जरूरी जो हो सकते हैं उन पर एक बार निगाह रख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े तो आगे देखिए कौन कौन से यहाँ पर बहुत सारे अकोमोडेट किए गए हैं, बहुत सारे रिकमेंडेशन किए गए हैं। जरा वो देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि भाई बहुत सारे जो हमारे टारगेट्स हैं वो जो पूरे हुए हैं उनकी जरा बात यहाँ पर करते हैं जो बजट में बताई गई है। अगर इंक्लूसिव डेवलपमेंट के अचीवमेंट की बात करें तो बजट में इनको भी बताया गया है। अब यहाँ से दोस्तों प्रीलिम्स में आपको बहुत उम्मीद है कि क्वेश्चन मिल जाए, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि यहां से कोई ना कोई अचीवमेंट आपसे स्टेटमेंट की फॉर्म में यहाँ पे सच्चा झूठा पकड़ने के लिए आपसे पूछ ले।
तो क्या क्या है जरा याद कर लीजिए। 9 करोड़ ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन, जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें दोस्तों 9 करोड़ से भी ज्यादा पीने के पानी के कनेक्शन दिए गए। हमने देखा था जल जीवन मिशन सरकार ने शुरू किया था, मकसद था भारत के हर घर तक पीने के पानी को पहुंचाना और उसको सुरक्षित पहुंचाना, है ना। तो उसके अंतर्गत यहाँ पे 9 करोड़ से भी ज्यादा जो है वो पीने के पानी के कनेक्शन दोस्तों यहाँ पर पहुंचाए गए हैं और उनको यहाँ पर दोस्तों रखा गया। साथ ही साथ जो कैश ट्रांसफर है पीएम किसान के अंतर्गत, वो भी दोस्तों 2.2 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर किया गया है 11.4 करोड़ फार्मर्स को। तो ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों अपने एग्जाम के लिए। इसके अलावा हमारे 44.6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पीएमएसबीवाई यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत इंश्योर किए गए। आपने ध्यान दिया होगा पहले 2015-16 में ये स्कीम शुरू की गई थी, जिसमें हमारे जो बहुत निम्न आय वर्ग के लोग हैं उनको लाइफ इंश्योरेंस दिया गया था, 2 लाख रुपए का वहां पे कवर भी था। इस प्रकार की स्कीम थी। तो उन योजनाओं के अंतर्गत कुल मिला के 44.6 करोड़ लोग ऐसे थे जिनको दोस्तों इंश्योर यहाँ पर किया गया। तो एक बड़ा आंकड़ा दोस्तों है। 130 करोड़ की जनसंख्या की बात करें तो उसमें अगर इतने लोग हमारे उस इंश्योरेंस में कवर हो गए तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा ये सरकार के लिए बन जाता है, अचीवमेंट भी बहुत बड़ा बन जाता है। खैर आगे बात करें तो 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट यहाँ पर बनाए गए, स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए थे, आप सभी को मालूम ही है। तो 11.7 करोड़ टॉयलेट जो है ये बनाए गए हैं दोस्तों। ये आंकड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा हमारे प्रीलिम्स के लिए यहाँ पर बनेंगे, तो आप ध्यान करिए जो बजट 2023-24 के दौरान बताए गए। उज्ज्वला स्कीम जो कि हमारे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुकी है, तो इसमें भी दोस्तों इसके अंतर्गत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए थे। ये भी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट यहाँ पे याद करिए। और 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन भी दोस्तों 102 करोड़ लोगों को यहाँ पे लगाया गया। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट दोस्तों साबित होता है। अगर हम 220 करोड़ की बात करें तो पूरे यूरोप की जनसंख्या की बात करें ना तो भी मिला के दोस्तों कम पड़ जाएगी, और उतने वैक्सीनेशन भारत ने किए हैं जबकि इतनी कठिन परिस्थितियां हमने देखी हैं, उसमें भी ये अचीवमेंट दोस्तों भारत का काफी बड़ा हो जाता है। 47.8 करोड़ जो पीएम जनधन अकाउंट है वो भी दोस्तों खोले गए, यानी 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन बैंक अकाउंट खोले गए हैं, ऐसा इस बजट में दोस्तों यहाँ पे कहा है। तो ये सारे अचीवमेंट आप लोग दोस्तों यहाँ पे जरूर देखिए, यहां से आपको 2023 के प्रीलिम्स में क्वेश्चंस मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी दोस्तों यहाँ पर है, पूरी पॉसिबिलिटी है कि यहां से क्वेश्चन आपको मिल जाए। आगे बढ़े, अगर यहाँ पर दोस्तों कुछ ग्राफ की मदद से हम लोग समझें तो ग्रोथ जो है, तो ग्रोथ यहाँ पर दोस्तों रिजल्ट रहने वाली है। अगर रियल जीडीपी की बात करें तो हमारी रियल जीडीपी जो है वो पिछले आंकड़ों से तो अच्छी रहने वाली है। अगर लाख करोड़ की बात करें तो करीब करीब यहाँ पर दोस्तों 155 लाख करोड़ रुपए का हमारा यहाँ पे रियल जीडीपी यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है ना। अगर 2020 का लेवल देखें तो 2020 में लेवल यहाँ पे था, जो कि दोस्तों आगे बढ़कर आगे पहुंचने वाला है। ये एस्टिमेशन है ना, ये एस्टिमेशन है और इस एस्टिमेशन को दोस्तों यहाँ पर देखना है। लेकिन यहां पर अगर बात करें हम लोग अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट की, तो वो भी दोस्तों पिछले 4 वर्षों में सबसे कम है। यानी जो हमारा बेरोजगारी दर है, शहरी बेरोजगारी दर, तो वो भी बहुत कम हो गया है। अगर हम बात करें 2020 की तो 2020 में बेरोजगारी दर करीब करीब 20.9% हुआ करता था, जो कि अब यहाँ पे 7.2% दोस्तों यहाँ पर रहने का पूरा यहाँ पर देखा गया है सितंबर 2022 की बात करें तो ये कुछ आंकड़े आपको ध्यान करने होंगे। अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट का जो आंकड़ा दिया गया है ये प्रीलिम्स में दोस्तों पूछे जाते हैं इसी प्रकार के आंकड़े, और इन्हीं पर दोस्तों क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप ये थोड़े से ध्यान रखिए जो हमारे बजट में इस बार बताए गए। आगे चले बजट में देखें और क्या खास बातें हमारे लिए हैं। तो लास्ट माइल जब पहुंचने की बात थी, जो हमारी सप्तऋषि वाला जो प्रायोरिटी थी उसमें लिखा था ना रीचिंग द लास्ट माइल, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए हमने क्या करना है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर एक मिशन की बात कर दी है, प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन। अब ये पीवीटीजी क्या है, तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, है ना। ये देखिए इसकी फुल फॉर्म लिखिए, पर्टिकुलरली, ये लिखा है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, यानी ऐसे जनजातीय समूह जो बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पर हैं, यानी जिनकी जनसंख्या बहुत कम रह गई है और वो बहुत पिछड़े हुए हैं। तो ऐसे जनजातीय समूह के विकास के लिए ये मिशन दोस्तों शुरू किया जाएगा, प्रधानमंत्री पीवीटीजी यानी प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स डेवलपमेंट मिशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है भाई, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना है तो हमें इसी प्रकार के नियम शुरू करने पड़ेंगे जो आखिरी व्यक्ति के लिए ही हो।
साथ ही साथ फाइनेंशियल असिस्टेंस की यहाँ पे बात की गई है फॉर सस्टेनेबल माइक्रो इरिगेशन इन द ड्रॉट प्रोन रीजन ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका के जो सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं जहां पर बारिश नहीं हो पाई है, तो वहां पर हम लोग माइक्रो इरिगेशन के लिए कुछ सस्टेनेबल फाइनेंशियल असिस्टेंस वहां पे प्रोवाइड करेंगे सरकार के थ्रू, यानी वित्तीय सहायता वहां किसानों को दी जाएगी ताकि वहां पे दोस्तों काम बढ़िया यहाँ पर हो सके। इसके अलावा जो हमारे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोले गए थे, हमारे जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके स्टूडेंट्स के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल खोले गए थे। तो वहां पर दोस्तों 740 एकलव्य स्कूलों के लिए अभी और टीचर्स को रिक्रूट भी किया जाएगा ताकि हमारे जो अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के लिए यहाँ पर एकलव्य मॉडल स्कूल खोले गए हैं, उनको शिक्षा से वंचित दोस्तों ना रहना पड़े और उनके लिए अत्यधिक टीचर यहाँ पे अवेलेबल हो ताकि उनका स्तर यहाँ पे बढ़े। तो इस प्रकार के दोस्तों यहाँ पर माइलस्टोन यहाँ पर तय किए गए हैं जो 2023-24 के बजट में यहाँ पर है। भारत श्री, अब श्री का मतलब क्या है? शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन टू बी सेट अप फॉर द डिजिटाइजेशन ऑफ द एंशिएंट इंस्क्रिप्शन। जो हमारे एंशिएंट प्राचीन जो हमारे इंस्क्रिप्शन हैं, जो हमारे प्राचीन जो अवशेष हैं, उनको दोस्तों सुरक्षित करने के लिए उनका डिजिटाइजेशन किया जाएगा, यानी उनको डिजिटली सिक्योर किया जाएगा, उनकी डिजिटल दोस्तों पूरा डेटा बनाया जाएगा। उसके लिए यहाँ पर भारत श्री प्रोग्राम दोस्तों यहाँ पर शुरू किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये 2 पॉइंट हैं, आप लोग ध्यान करिएगा। प्रधानमंत्री पीबीटीजी डेवलपमेंट मिशन और ये भारत श्री मिशन, ये दोनों ही दोस्तों इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे प्रीलिम्स के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये कुछ बातें यहाँ पर हैं अभी जो मुख्य मुख्य कही गई है हमारे बजट में, इनको आप याद करिए। आगे बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो बहुत सारे काम यहाँ पर किए जाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर दोस्तों इंसेंटिवाइज किया जाएगा इन्वेस्टमेंट को ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो बढ़ सके। जितना भी इन्वेस्टमेंट है उसको हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को निर्माण करने में दोस्तों लाने की बात करेंगे और उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़े उसके लिए हम काम करेंगे ताकि हमारा ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट दोनों ही बढ़ जाए। क्या करेंगे इसके लिए? जो इन्वेस्टमेंट आउटले है उसको हम लोग दोस्तों 33.4% तक बढ़ाने वाले हैं और 10 लाख करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वो हम लोग दोस्तों यहां पर करने वाले हैं इस क्षेत्र। इसके साथ साथ जो 50 ईयर का इंटरेस्ट है, 50 ईयर का इंटरेस्ट फ्री लोन है दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट को, वो भी हम लोग यहाँ पे देने वाले हैं। यानी 50 सालों तक जो ब्याज मुक्त जो इंटरेस्ट मुक्त जो हमारा लोन है वो भी हम राज्य सरकारों को देंगे ताकि वो अपने अपने राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाए। रोड्स का निर्माण है, ब्रिज का निर्माण है, पुल का निर्माण है या और चीजें हैं इंफ्रा के लिए, उन सबका डेवलपमेंट कर पाए, उनका निर्माण कर पाए, उसके लिए हम लोग 50 साल का यहाँ पर लोन भी देंगे। हम लोग मतलब सरकार, केंद्र की सरकार, ठीक है ना। इसके बाद हाईएस्ट एवर कैपिटल आउटले यहां पर तय किया गया है 2.4 लाख करोड़ रुपए का फॉर रेलवे, यानी रेलवे पर दोस्तों कुल मिला के 2.4 लाख करोड़ रुपया जो है यहां पर खर्च किया जाएगा 2023-24 में। ऐसी पूरी बात यहां पर कर दी गई है। तो हाईएस्ट कैपिटल आउटले है रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार 2023-24 के बजट में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों फैक्ट है जिनको आपको यहां पर याद कर लेना चाहिए अपने यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए और बाकी एग्जाम्स के लिए। अब देखिए यहां पर एक चीज और कही गई है, 100 ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो हैं वो भी दोस्तों आइडेंटिफाई यहां पर कर लिए गए हैं। यानी ट्रांसपोर्ट मतलब जो भी ट्रांसपोर्ट के हमारे सेक्टर्स हैं, चाहे वो हमारे पोर्ट्स हो, है ना, हमारे बंदरगाह हो या हमारा कोल हो, स्टील हो, फर्टिलाइजर हो, इन सभी सेक्टर्स में जो हमारी कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए 100 ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को भी दोस्तों आइडेंटिफाई कर लिया गया जिस पर काम यहाँ पर किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में उसके एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी उसके लिए भी यहाँ पर यूआईडीएफ यानी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का यहाँ पे निर्माण किया गया है, जिसके तहत हम लोग शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में आते हैं, यानी जो कम डेवलप सिटीज हैं उसमें दोस्तों हम लोग इंफ्रा को बढ़ाने के लिए, बुनियादी ढांचों के निर्माण के लिए हमने यहाँ पर ये यूआईडीएफ फंड बनाया है। तो ये टर्म दोस्तों जो फुल फॉर्म वाली आ गई ना, ये आपके एग्जाम में दोस्तों इंपॉर्टेंट बन गई है यूआईडीएफ, इसको यहां पर आप पढ़ सकते हो। आगे बढ़े, अगर अगली बात करें तो यहां पर देखिए पोटेंशियल ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस की बात करें तो यहां पर दोस्तों क्या क्या किया गया है, देखिए क्या लिखा है, अनलीजिंग द पोटेंशियल ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, है ना। अब इसके लिए यहां पर कौन कौन से मेजर्स किए गए हैं और उनके क्या क्या एक्सपेक्टेड आउटकम्स यहां पर देखे गए हैं दोस्तों, उसकी बात जरा करते हैं, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले मेक एआई इन इंडिया, 3 स्पेशलाइज्ड एआई सेंटर दोस्तों यहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए दोस्तों यहाँ पे खोले जाएंगे, है ना।
जो एआई सेंटर्स है मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। तो 3 स्पेशलाइज्ड जो एआई सेंटर हैं वो यहाँ पे सेटअप करने की बात की गई है। 3 स्पेशलाइज्ड एआई सेंटर्स की बात की गई है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए खोले जाएंगे। भाई इसके लिए क्या होगा, जो एआई बेस्ड सॉल्यूशन है, चाहे वो कृषि के हो, चाहे वो स्वास्थ्य क्षेत्र में हो, चाहे वो सस्टेनेबल सिटीज के क्षेत्र में हो, उन सब में हमको मिलेंगे। एआई का मतलब क्या है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो ऐसी मशीनें हैं जो अपने आप अपनी बुद्धि से काम करती हैं। तो भाई सीधी सी बात है, जितना ऑटोमेटिक काम होगा उतना हमें फायदा होगा, है ना। चाहे वो कृषि में हो, स्वास्थ्य में हो, सस्टेनेबल सिटीज में हो, उसके लिए यहाँ पर दोस्तों शुरू किया गया है। नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी दोस्तों यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है। ये क्या होगी, एनोनिमाइज डेटा फॉर द रिसर्च बाय स्टार्टअप एंड द एकेडमिया। यानी जो भी हमारे स्टार्टअप्स हैं, जो भी हमारे एकेडमिक्स हैं, है ना, उनके रिसर्च के लिए दोस्तों यहाँ पर जरूरी है, और उसके रिसर्च के लिए ही नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी दोस्तों यहाँ पे लाई जाएगी। विवाद से विश्वास, ये आपने सुना होगा, एक स्कीम आई थी विवाद से विश्वास, जिसमें एमएसएमई के लिए दोस्तों ये लाई जाई थी। तो लेस एस्टिमेट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन फॉर एमएसएमई, यानी हमारे जो एमएसएमई हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे रिलीफ दिया जाएगा, उनको थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों राहत दी जाएगी। और कोविड पीरियड के दौरान जो ऐसे एमएसएमई प्रभावित हुए थे उनको यहाँ पर राहत दोस्तों दी जाएगी। विवाद से विश्वास का यहाँ पर दोस्तों एक यहाँ पे फैक्टर 1 शुरू किया गया है। बजट 2023-24 की बात की गई है। इसी प्रकार विवाद से विश्वास 2 की हम बात की गई है, ताकि इजियर और स्टैंडर्डाइज हो जाए सेटलमेंट स्कीम। जो सेटलमेंट होते हैं, डिस्प्यूट सेटलमेंट होते हैं, बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, विवाद होते हैं जो सरकारों के साथ हो जाते हैं, चाहे वो किसी को भी चीज को लेकर हो, तो उनका फास्टर सेटलमेंट, बहुत तेजी से उनको सेटल किया जाए, उसके लिए विवाद से विश्वास 2 भी यहाँ पर शुरू किया जाएगा। ई कोर्स जो शुरू किए गए थे उनका तीसरा फेज शुरू किया जाएगा, है ना। एंटिटी डिजी लॉकर दोस्तों यहाँ पर शेयर किया जाएगा, टू बी सेटअप फॉर यूज बाय द बिजनेस एंटरप्राइजेस एंड द चैरिटेबल ट्रस्ट। अभी डिजी लॉकर का इस्तेमाल कौन करता है, इंडिविजुअल करता है, एक इंसान करता है, बट उसको बिजनेस एंटरप्राइजेस और चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए भी दोस्तों यहाँ पर बनाया जाए, तो एक एंटिटी डिजी लॉकर शुरू किया जाएगा, जो क्या करेगा, सिक्योर ऑनलाइन स्टोरिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। ऑनलाइन सारा डेटा, सारे डॉक्यूमेंट्स, बिजनेस इकोसिस्टम के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम लोग ऑनलाइन स्टोर कर पाएंगे। अभी जो ऑनलाइन स्टोर नहीं कर पाते हैं या कर भी पाते हैं तो वो बिखरा बिखरा से रहता है, तो उसके लिए सरकार ने यहाँ पर जो है ये एंटिटी डिजी लॉकर की व्यवस्था की है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है 100 लैब्स फॉर 5G सर्विसेज। जो 5G सर्विस है उसके लिए 100 लैब दोस्तों यहाँ पे सेट की जाएंगी जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट करेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से इंटरनेट की दुनिया में दोस्तों हम लोग झंडे गाड़ रहे हैं और जिस तरीके से आगे जरूरत पड़ने वाली है, उसको देखते हुए ये बहुत जरूरी कदम दोस्तों सरकार ने उठाया है। 5G लैब्स को डेवलप करने का 100 5G लैब्स यहाँ पे डेवलप की जाएंगी 2023 के बजट में कहा गया। ना ग्रीन ग्रोथ की अगर बात करें, यानी एनवायरनमेंट को देखते हुए हम लोग कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे सरकार ने बहुत सारे नए इनिशिएटिव को लेने की बात की है। सबसे पहला ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, ये क्या है, नोटिफाइड अंडर द ईपीएफए इंसेंटिवाइज द सस्टेनेबल एक्शन। यानी सबसे पहले सरकार ने क्या करा है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत हम प्रयास करेंगे कि हमारी जो भी क्रियाविधि हो, हमारे जो भी एक्शंस हो, वो सारे सस्टेनेबल हो, यानी सबक हो, मतलब ऐसे हो जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाने वाले हो। विकास के हमारे विकसित होने के जितने भी प्रयास हो, जितने भी एक्शंस हो, सारे कैसे हो, सस्टेनेबल हो, उसके लिए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की शुरुआत की है। इसी प्रकार पीएम प्रणाम दोस्तों ये लॉन्च किया जाएगा, इंसेंटिवाइज द स्टेट एंड यूटी टू प्रमोट द यूजेस ऑफ द अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर। जो हम लोग फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, वो फसल को उत्पादित तो ज्यादा करता है, उत्पादन बढ़ाता है, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों वो भूमि की जो उर्वरता है, जो भूमि की फर्टिलिटी है, उसे खत्म कर देता है, उसे कम कर देता है, एनवायरमेंट को भी दूषित करता है। तो सरकार पीएम प्रणाम के द्वारा ऐसा प्रयास करेगी कि उन केमिकल फर्टिलाइजर के अतिरिक्त जो अलग हमारे जो और दूसरे ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, उनका इस्तेमाल पे जोर दिया जाए, उनका इस्तेमाल किसान करें और उनको किसान तक पहुंचाया जाए। ऐसा प्रयास ये पीएम प्रणाम के थ्रू करने वाली है, यानी अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर का प्रयोग यहाँ पे बढ़ाने वाली है। 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट लगाए जाएंगे। कचरे से दोस्तों जो है वो चीजें बनाना, कचरे से एनर्जी बनाना, इस बात के प्लांट 500 लगाए जाएंगे। और यहां पर गोबर धन जो हमारी स्कीम है, गोबर धन का मतलब क्या है, गैल्वेनाइजिंग,
गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, यानी जो गांव में पशुओं का गोबर होता है या और जो चीजें होती हैं उस चीजों को फेंके नहीं, उसका यूज करें और उसको बायो प्लांट में लगाकर उससे बायोगैस वगैरह बनाएं या उससे और जो बायो एग्रो रिसोर्सेज बन सकते हैं वो बनाएं। तो ऐसे प्लांट दोस्तों यहाँ पर 500 नए लगाए जाएंगे गोवर्धन योजना के अंतर्गत। तो ये दोस्तों अच्छी बात यहाँ पर देखी गई है इस ग्रीन ग्रोथ वाले सिस्टम में। सस्टेनेबल इकोसिस्टम डेवलपमेंट के लिए एक मिस्ट्री प्रोग्राम चलाया गया है। ये मिस्ट्री प्रोग्राम क्या है? तो मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। सिंपल सी बात है, जो हमारे मैंग्रोव प्लांटेशन है उसको बढ़ाने के लिए ये काम किया जा रहा है। भाई मैंग्रोव जो है हमारे बंगाल की खाड़ी में, हमारे पश्चिम बंगाल वगैरह में दोस्तों किनारे पर पाए जाते हैं और मैंग्रोव जो है ना तो सबसे बड़े क्षेत्र हैं जहां पर बहुत ज्यादा फ्लोरा फ्यूना पाया जाता है, यानी जनजातियों और वनस्पतियों की बहुत सारी प्रजातियां वहां पाई जाती हैं। तो उसको डेवलप करने के लिए ये सस्टेनेबल इकोसिस्टम डेवलपमेंट भी दोस्तों शुरू किया जाएगा। अमृत धरोहर यहाँ पे इंप्लीमेंट की जाएगी, बहुत सारे जो ऑप्टिमल यूज है वेटलैंड का उसके लिए, ताकि हम जो जलीय क्षेत्र हैं, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है उनका दोस्तों ऑप्टिमल यूज कर पाए, यानी उनका उनका शोषण ना कर पाए, उनका दोहन ना करें, उनका उपयोग करें। इस बात के लिए यहाँ पर अमृत धरोहर प्रोग्राम भी दोस्तों ये चलाया जाए। इसके अलावा कौन कौन से इनिशिएटिव है? 10,000 बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर यहां पर खोलने वाले हैं फार्मर्स के लिए, है ना। क्या करेंगे? जो नेचुरल फार्मिंग को अडॉप्ट करेंगे, यानी हमारे किसान लोग जो प्राकृतिक खेती है उसको अपनाएं, उसके लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर भी खोले जाएंगे। जो बैटरी एनर्जी है उसके स्टोरेज सिस्टम को प्रमोशन दिया जाएगा, यानी बैटरी एनर्जी का जो स्टोरेज सिस्टम है उसको बढ़ावा मिलेगा कि उसके लिए हम लोग काम करें। साथ ही साथ जो कोस्टल शिपिंग है फॉर एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन उसको बढ़ावा मिलेगा, उसके लिए हम काम करेंगे। और इसके अलावा जो हमारे फंड्स हैं वो दोस्तों यहाँ पे पॉल्यूटिंग व्हीकल्स को खत्म करने के लिए दिए जाएंगे, यानी जो पुराने प्रदूषण फैला रहे वाहन हैं उनको रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे फंड्स दोस्तों जारी किए जाएंगे। तो ऐसे काम यहाँ पर ग्रीन ग्रोथ के लिए हम लोग करने वाले हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा ना। अमृत पीढ़ी यानी यूथ पावर जो था हमारा, सप्तऋषि जो हमारे प्रायोरिटीज थी उनमें जो हमारी यूथ पावर थी, उस यूथ पावर के लिए यहाँ पर क्या क्या काम किया जाना है वो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है। तो एक बार इसको भी यहाँ पर दोस्तों देखेंगे, इसको भी यहाँ पर पढ़ेंगे और इसके अकॉर्डिंग दोस्तों हम देखेंगे कि भाई क्या चीजें यहाँ पर जरूरी हो जाती है। ठीक है ना, चलिए तो देखिए बड़े आसाम से हम लोग सीख जाएंगे यहाँ पर बातें। सबसे पहला पीएमकेवीवाई यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उसका चौथा फेज यहाँ पे शुरू किया जाएगा, जिसमें हम लोग कोडिंग के, एआई के, रोबोटिक्स के, 3D प्रिंटिंग तक के कोर्स शुरू करेंगे। जो हमारा टूरिज्म सेक्टर है उसको बूस्ट करने के लिए 50 डेस्टिनेशन हमने सिलेक्ट कर लिए हैं, जिनको हम लोग चैलेंज मोड में काम करेंगे, उनको डेवलप करेंगे, है ना। वहां पे डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट को कैसे अट्रैक्ट किया जाए उस पर काम करेंगे। जो हमारे स्टेट है वहां पर हम लोग यूनिटी मॉल्स दोस्तों सेटअप करेंगे, जिससे क्या हो, जो हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है उसके तहत दोस्तों हमारे जो प्रोडक्ट है उनके प्रमोशन हो पाए, उनकी सेल हो पाए, और जो हमारा जीआई है, जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको एक मार्केट मिल पाए, उसके लिए हम लोग यूनिटी मॉल्स भी दोस्तों यहाँ पर डेवलप करने वाले हैं। तो ऐसे प्रयास यहाँ पर हमारे बजट 2023-24 में बताए गए। इसके अतिरिक्त फाइनेंशियल सेक्टर में क्या करेंगे? तो फाइनेंस सेक्टर में हम लोग नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री को डेवलप करने वाले, एफिशिएंट लेंडिंग, प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एनहांस द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जो भी वित्त सुविधाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाने के लिए ये नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री को शुरू करेंगे हम लोग। सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर को भी हम लोग शुरू करेंगे, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसका फास्टर हैंडलिंग हो पाए। हमारे पास जब डेटा प्रोसेसिंग सेंटर होगा तो तेजी से जो है दोस्तों हमारा डेटा जो है वो काम करेगा और तेजी से हमारा डेटा ट्रांसफर होगा। क्रेडिट गारंटी स्कीम लेके आएंगे एमएसएमई के लिए, जिसमें 2 लाख करोड़ रुपए तक की हम लोग दोस्तों यहाँ पे कोलेटरल फ्री फंड प्रोवाइड कराएंगे, ताकि हमारा जो माइक्रो इंडस्ट्री है, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है, जो हमारी सूक्ष्म और लघु उद्योग है, वो करने वाले लोगों को दोस्तों यहाँ पे बढ़ावा दिया जाए और उनको यहाँ पर जो लोन है वो प्रोवाइड कराया जाए। इसके अलावा महीना सम्मान बचत पत्र हम लोग यूज करेंगे, जिसमें हम लोग जो है वो वन टाइम न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम शुरू करेंगे। एक बार की ये न्यू स्मॉल सेविंग होगी, जिसमें 2 साल के लिए पैसा जो है रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और 2 लाख रुपए तक का जो पैसा है वो उसमें रखा जा सकता है महिलाओं के द्वारा, और उसको यहाँ पर सेव किया जा सकता है। इस पर एक बड़ा ब्याज यहाँ पर महिलाओं को मिलेगा। तो महिलाओं में बचत की भावना को बढ़ाने के लिए महिला सम्मान बचत पत्र यहाँ पर शुरू किया जाएगा। सीनियर सिटीजन क्या हमने दिया है? तो सीनियर सिटीजन के लिए जो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है फॉर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, वो 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख यहाँ पर कर दी गई है। यानी अभी सीनियर सिटीजन अपने अपने दोस्तों जो सेविंग स्कीम है उसके तहत 30 लाख रुपए तक सेव कर सकते हैं।
इसके अलावा बिजनेस एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए हमने गिफ्ट आईएफएससी को शुरू किया। हमने यहाँ पे बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जाएंगे, है ना। इसके अलावा यहाँ पे ट्रेड प्रोफेशनल जो है उनको दोस्तों यहाँ पे अवार्ड दिया जाएगा, उनको एजुकेशनल सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे ताकि इस सेक्टर में हम लोग बढ़ावा आगे दे सके ना। इसके अलावा और क्या क्या यहाँ पर दोस्तों खास बातें हैं हमारे इस बजट की, वो भी और देख लेते हैं। तो फीजल मैनेजमेंट यहाँ पे सरकार कैसे करने वाली है, तो फीजल मैनेजमेंट की बात करिए, पहला ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे के लिए, 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन टू स्टेट। यानी 2023-24 में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसके रूप में जो केंद्र की सरकार है वो 50 साल का ब्याज मुक्त लोन अपने राज्यों को यहाँ पर प्रोवाइड कराएगी, जिससे राज्यों का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा कम हो पाए और उसका जो आउटले है वो दोस्तों यहाँ पर जो स्टेट अंडरटेकिंग सर्वर फॉर्म्स हैं उसमें यूज कर पाए। यानी राज्यों को विकसित करने के लिए 50 वर्षों का फ्री इंटरेस्ट लोन यहाँ पर सरकार देना चाहती है 2023-24 के दौरान। फीजर डेफिसिट की बात करें तो 3.5% है जीएसडीपी का, अलाउड फॉर द स्टेट 0.5% टाइट इन द पावर रिफॉर्म्स। यानी सरकार ने कहा है कि हम इसको 3.5% पर रखने का प्रयास करेंगे अपने जीएसडीपी का। अगर फिजल कंसोलिडेशन की बात करें तो जो हमारा टारगेटेड फिजल डेफिसिट है टू बी बिलो 4.5 इयर्स बाय 25-26, यानी सरकार ने ये अपना प्रण लिया है या फिर एक यहाँ पे टारगेट सेट किया है कि 2025-26 तक हमारा जो फिजल डेफिसिट है हम उसको घटाकर 4.5% तक यहाँ पर ले आएंगे। 4.5% किसका, जीडीपी का, ठीक है ना, 4.5% जीडीपी का, उस तक हम लोग यहाँ पर ले आएंगे। जबकि राज्यों में यहाँ पर जो है वो 3.5% की बात की गई है, जीएसडीपी है ना, उसके लिए यहाँ पे बात की 3.5% की। इसके अतिरिक्त यहाँ पे देखिए कुछ ग्राफ भी हैं जिनको आप समझ सकते हैं। यहाँ पर अगर हम यहाँ बात करें यूनियन गवर्नमेंट की तो फीजल कंसोलिडेशन यहाँ पर कैसा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए सारे ग्राफ नीचे की तरफ उतरते हुए आ रहे हैं ना। हमारा जो फीजल डेफिसिट है वो 9.2% था जीडीपी का 2021 में, जो 2024 तक 5.9% तक गिरने की पूरी उम्मीद है। इसी तरह जो प्राइमरी और रेवेन्यू डेफिसिट है ये भी यहाँ पर गिरने की पूरी उम्मीद है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर अनुमान लगाया गया। जो हमारा रेवेन्यू कॉन्टिन्यूस है, रेवेन्यू भी दोस्तों यहाँ पर जो है बढ़ने वाला है। अगर हम 2019 की बात करें, देखिए कितना नीचे तक यहाँ पर रहता था, और यहाँ पर देखिए रेवेन्यू जो है बढ़ने वाला है 1.6 लाख करोड़ तक दोस्तों यहाँ पर पहुंचने वाला है 2022। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो लगातार ये बढ़ रहा है, जो सरकार का पूंजीगत व्यय है वो लगातार बढ़ रहा है। 2024 में ये 10 लाख करोड़ तक पहुंचने वाला है। अब यहां से देखिए प्रीलिम्स में दोस्तों क्वेश्चन बन जाते हैं। ये सारे जो फैक्ट है ना, ये सारे फैक्ट आपको प्रीलिम्स में स्टेटमेंट में आपको मिल सकते हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो बैंक है हमारा, उनका एनपीए भी इंप्रूव हो रहा है। जो मार्च 2022 में 8.2% था, वो अभी दोस्तों 5.0% रह गया है सितंबर 2022 में। तो ये अच्छे आंकड़े हैं हमारे सरकार और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। इसके आगे बात करें तो यहाँ पर देखिए हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो दोस्तों यहाँ पर 9 मंथ के इंपोर्ट कवर करता है। यानी हमारे पास इतना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज है कि अगले 9 महीनों तक भी हम उससे परचेसिंग यहाँ पर कर सकते हैं। अगर हम 2023-24 की बात करें तो यहाँ पर देखिए लगभग 600 के आसपास, 600 बिलियन डॉलर के आसपास हमारा दोस्तों फॉरेन रिजर्व रहने वाला है। तो एक अच्छी बात भारत के लिए है, और अगर आगे बढ़ेगा तो अच्छी बात है। बट आगे बढ़ना मुश्किल है क्योंकि सभी ने अभी 2023-24 में जो मंदी की बात की है उसका असर यहाँ पर जरूर पड़ेगा। तो देखना होगा कि आगे कैसे रहेगा, लेकिन यहाँ पे अच्छी पॉइंट्स हमें निकल के आ रहे हैं। अगर होलसेल प्राइस कन्वर्जिंग की बात करें तो रिटेल प्राइस और होलसेल प्राइस में काफी दोस्तों यहाँ पे समानता देखी गई है। दिसंबर 2022 तक डब्ल्यूपीआई जो हमारा वो 4% के आसपास रहा है, और अगर हम सीपीआई को देखें तो 4 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर देखा गया है। तो ये थोड़ी सी चीज बनी हुई है। महंगाई को लेकर भी सरकार भी निश्चित नहीं है। सरकार ने भी अभी, आरबीआई ने भी 6.8% का यहाँ पर अंदाजा लगाया है कि 6.8% जो है वो इन्फ्लेशन रेट रहेगी 2023-24 में, ऐसा अनुमान आरबीआई ने भी लगाया। तो ये तो दोस्तों भी बढ़ेगा, उसके काफी अलग अलग रीजन यहाँ पर बने हुए हैं। अगर सरकार के बजट में देखें तो अपना जो खर्चा कर रही है वो किन चीजों पर कर रही है दोस्तों, यहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आपको मिलेगा, ठीक है ना। ये काफी हद तक कई बार पूछा गया है कि सरकार कहां कहां पे अपने पैसे खर्च कर सकती है। तो एक्सपेंडिचर की बात करें तो देखिए यहाँ पर सभी आंकड़े जो है ना ये लाख करोड़ में है ना। और 2023-24 वाले आंकड़े जो उनको पीले स्तंभ से दिखाया गया। सोशल वेलफेयर में हम 0.55 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं, है ना। अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास में 0.76,
अब यहां से क्वेश्चन कैसे आता है कि सर्वाधिक खर्चा जो है वो 2023-24 में वो किस क्षेत्र में होगा, तो देखिए वो ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में होगा। 5.17 लाख करोड़ रुपया हम ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र को डेवलप करने के लिए करेंगे। उसके अलावा ग्रामीण विकास के लिए 2.38, फिर हमारा एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी के लिए 1.44 लाख करोड़, एजुकेशन के लिए 1.13 लाख करोड़, फिर हेल्थ के लिए 0.89, ऐसे करके दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, क्रोनोलॉजी पूछ सकता है कि बस ज्यादा कहां खर्च करेंगे, सबसे कम कहां खर्च करेंगे वगैरह, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे फिर से व्यय की संरचना यहाँ पे दिखाई गई है, कॉम्पोजिशन दिखाया गया कि कहां कहां पे किस तरीके से रहेगा। तो अगर हम 2023-24 की बात करें तो देखिए यहाँ पर सारे फैक्टर लिखे हुए हैं, जितना भी टोटल खर्चा होगा उस टोटल खर्चे में से जो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है उसमें 14.68 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा। देखिए पीला वाला जो है वो क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ना। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा खर्चा जो होगा वो अदर सेंट्रल सेक्टर के एक्सपेंडिचर पर होगा, 13.02 लाख करोड़ रुपया। इसके बाद फिर देखिए 7.44 लाख करोड़ रुपया ये किस पर होगा, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर बाय सेंटर, यानी सेंटर जो एस्टैब्लिशमेंट करेगा उस पर खर्चा होगा। तो इस प्रकार का कॉम्पोजिशन है, यहां से भी दोस्तों क्वेश्चन बनते हुए देखे गए हैं, इस प्रकार के आंकड़े आपके सामने आ जाते हैं। ये पिछले वर्ष का है तो कंपैरिजन भी आपसे पूछ सकता है कि भाई कौन बढ़ा है कौन घटा है, तो वो भी आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़े तो यहां पर दोस्तों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर के कुछ आंकड़े हैं, वो भी आप ध्यान करिए। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो 35 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर रहने वाला है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वहीं अगर इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो 13.7 लाख करोड़ रुपया ये 2024 तक दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है। 2023 की बात करें तो 34.6 लाख करोड़ रुपया, और यहां 2023 की बात करें तो 10.5 लाख करोड़ रुपया। ये सारे फैक्टर्स, ये सारे आंकड़े आप लोग दोस्तों जरूर ध्यान कर लें, जरूर इनको याद कर लें। आगे अगर बढ़े तो भाई 1 रुपया हमारा जो है वो कहां कहां जा रहा है, ये वाले आंकड़े दोस्तों आप लोग जरूर याद कर लें कि सरकार ने यहाँ पर ब्यौरा दिया कि हर 1 रुपया में से कितना परसेंट कहां कहां पे खर्चा होगा। तो देखिए हमारा 20% जो खर्चा होगा वो तो पिछले लोन जो हमने ले रखे हैं उनका इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए होगा, और सबसे बड़ा खर्चा देखिए यही है। उसके बाद दूसरा जो बड़ा खर्चा है वो है स्टेट शेयर्स ऑफ द टैक्स एंड ड्यूटी, यानी केंद्र की सरकार जो राज्यों को टैक्स का हिस्सा देती है उसमें 18% जो सरकार कमाई है वो खर्च हो जाती है। इसके बाद तीसरा बड़ा खर्चा जो है वो है सेंट्रल सेक्टर की स्कीम पर, जो भी केंद्र की स्कीम चलती है उसमें 17% खर्चा होता है। इसके बाद चौथा बड़ा खर्चा जो है वो किस पर है दोस्तों, फाइनेंस कमीशन के और अदर ट्रांसफर जो उस पे करते हैं, और साथ ही साथ जो सेंट्रल स्पॉन्सर करती है स्कीम में उसमें करते हैं। इसके अलावा 8% डिफेंस पर खर्चा होगा, ठीक है। अदर एक्सपेंडिचर भी 8% में आते हैं, ठीक है। जो सब्सिडीज सरकार देगी उसमें 7% होगा, और जो पेंशन सरकार देगी उसमें 4% खर्चा होगा। इस प्रकार का दोस्तों यहाँ पे खर्चा का जो कॉम्पोजिशन है वो बताया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। इसके बाद आगे अगर देखें तो क्या क्या यहाँ पे एलोकेशन है मिनिस्ट्रीज के लिए, तो यहाँ पे सारी मिनिस्ट्रीज को क्या क्या पैसा दिया जाएगा वो यहाँ पे बताया गया है। डिफेंस में कितना पैसा जाएगा, रोड ट्रांसपोर्ट में कितना जाएगा, रेलवे को कितना जाएगा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स कितना जाएगा, तो ये सारे अलग अलग मिनिस्ट्रीज को कितना कितना पैसा दिया जाएगा वो यहाँ पर दोस्तों बात यहाँ पर की गई है। होम अफेयर्स है, केमिकल फर्टिलाइजर है, रूरल डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर है, कम्युनिकेशन है, इनको कितना पैसा जाएगा ये सब बात यहाँ पे की गई। अब मेजर स्कीम्स में कौन कौन सी स्कीम में कितना पैसा खर्च करना है, तो फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट करने के लिए जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसकी बात करें तो 2022-23 में मात्र 100 लाख करोड़, ये देखिए 100 मिलियन जो है यहाँ पे खर्च किया गया, अभी 1250 है। अगर जल जीवन की बात देखिए ये सब करोड़ों में लिखे हुए रुपए, किसमें लिखे हुए करोड़ों में, तो 100 करोड़ रुपया 22-23 में था, इसको बढ़ाकर 1250 कर दिया है, मतलब 10 गुने से भी ज्यादा खर्चा जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे किया जा रहा है। जल जीवन मिशन पर 60,000 करोड़ खर्च किया गया था, अभी हम लोग 70,000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। इसके अलावा जो हमारी मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है एकलव्य, 2000 करोड़ किया गया था, अभी डबल लगभग लगभग ट्रिपल यहाँ पे पैसा खर्च, 3 गुना पैसा खर्च किया जाएगा, 5943 करोड़ रुपया। आवास योजना पर 48,000 किया गया, अभी 79,590 किया जाएगा, यानी ये भी लगभग लगभग डबल हो गया, है ना। जो फास्टर एडॉप्शन फेम जो स्कीम है, फेम स्कीम जिसके तहत हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल को दोस्तों बना रहे थे, तो ये लगभग लगभग 1.5 गुना पैसा दोस्तों यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। और नॉर्थ ईस्ट के लिए जो 1419 करोड़ था उसको बढ़ाकर 2491 करोड़ रुपए यहाँ पर कर दिया गया है। तो ये खास बात है दोस्तों, आप याद करिएगा किस स्कीम में कितना पैसा यहाँ पे खर्च किया जा रहा है।
आगे बढ़े तो टैक्स प्रपोजल की बात करें कि भाई टैक्स के लिए सरकार ने क्या बजट में कहा है, तो टैक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स को सिंप्लीफाई करने की बात की गई है ताकि हायर एक्सपोर्ट हो सके। भैया हमारा एक्सपोर्ट तभी बढ़ेगा जब टैक्स की कंडीशन में समझ में आएगी, है ना। जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं वो टैक्स अगर इजी होगा, टैक्स की अगर कंडीशन सिंप्लीफाई होगी तो वो एक्सपोर्ट करने के लिए बढ़ेंगे, और एक्सपोर्ट हमारी जरूरत है इस समय। जो हमारा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है वो भी हमारा बढ़ेगा, ठीक है ना। जो हमारे वैल्यू एडिशन है इकोनॉमी में वो भी होगा अगर हम टैक्स प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर देंगे। और ग्रीन एनर्जी और मोबिलिटी के लिए भी हम लोग टैक्स की प्रोसेस को बहुत सिंप्लीफाई करने वाले हैं, ऐसा सरकार ने 2023-24 के बजट में कह दिया है। इसके अंतर्गत क्या क्या किया जाएगा, तो कस्टम ड्यूटी पे देखिए बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे किए जाएंगे। अब देखिए कस्टम ड्यूटी में ये चेंजेस दोस्तों आपसे पूछ लिए जाते हैं, अलग अलग चीजों के लिए है, ठीक है ना। जैसे लाइऑन बैटरी है, हमारी जो लाइऑन बैटरी है उसकी मैन्युफैक्चरिंग दोस्तों है, तो उसके इंपोर्ट पर यहाँ पर कैपिटल गुड्स को चेंज किया जाएगा, ठीक है। क्या के लिए, ग्रीनर मोबिलिटी के लिए, है ना। जो मोबाइल कैमरा है, लेंस है, उनके इंपोर्ट पर यहाँ पर कस्टम ड्यूटी जो है वो चेंज की जाएगी, ठीक है। इथाइल एल्कोहल के लिए, है ना, प्रोड्यूसिंग श्रिम्प फीड के लिए, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग और लैब ग्रोथ, इन सब के ऊपर कस्टम ड्यूटी में चेंज किया जाएगा। अब वो चेंज क्या होगा, किस पर बढ़ेगा, किस पर कम होगा, वो दोस्तों आगे की बात है। लेकिन इनसे फायदे क्या होंगे, ये फायदे होंगे इनसे, ठीक है ना। ये फायदे होंगे अगर हम इन पे कस्टम ड्यूटी जो है वो चेंज करते हैं, तो उसके फायदे आपको सामने दिख रहे हैं। इसी प्रकार दोस्तों अगर डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो उसके लिए भी यहाँ पे क्या किया गया, तीन यहाँ पर मुख्य पॉइंट है डायरेक्ट टैक्स के लिए। कौन कौन से मुख्य पॉइंट है देखिए। एक तो 45% जो रिटर्न्स है ऑन टैक्स पेयर पोर्टल प्रोसीड विद इन 24 आवर्स। यानी सरकार ने कहा कि हमने जितने भी टैक्स पेयर्स हैं, है ना, उनका जो 45% रिजल्ट जो रिटर्न है वो दोस्तों हमने 24 घंटे के अंदर पूरा किया। इसके साथ साथ जो हमारा एवरेज प्रोसेसिंग पीरियड है वो भी यहाँ पे 93 से 16 दिनों में खत्म हो गया, और जो प्रोसेस्ड है वो हमने 6.5 करोड़ से ज्यादा के दोस्तों रिटर्न इस बार प्रोसेस किए। तो ऐसे आंकड़े यहाँ पर दिए गए जो इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के लिए। टैक्स स्लैब की बात करें तो नई टैक्स स्लैब यहाँ पर दे दी गई है। यहाँ पर 3 लाख तक का जो कमाई होने वाली है उसको नील कर दिया गया, उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इनकम टैक्स 3 से 6 लाख के लिए 5% है, 6 से 9 के लिए 10% है, 9 से 12 लाख प्रतिवर्ष कमाने वालों को 15%, 12 से 15 लाख कमाने वालों को 20%, और 15 लाख से ज्यादा कमाने वालों को 30% यहाँ पे टैक्स दोस्तों देना पड़ेगा। इस प्रकार की यहाँ पे लिमिट दोस्तों सेट की गई है। साथ ही साथ जो इनकम लिमिट है फॉर रिबेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्रीज फ्रॉम 5 लाख टू 7 लाख इन द न्यू रेजिम। यानी जो इनकम टैक्स में रिबेट की स्कीम है वो दोस्तों 5 लाख से 7 लाख तक बढ़ा दी गई है। यानी 7 लाख तक की इनकम पर दोस्तों आपको यहाँ पे टैक्स में छूट मिल जाएगी। तो वो दोस्तों यहाँ पे चेंज यहाँ पर किया गया है जो टैक्स पेयर के लिए अच्छी बात हो सकती है। अब इसको एनालिसिस करेंगे हम लोग, आगे वीडियो में चलेंगे तो वहां पे हम लोग को पूरी तरह से और भी पढ़ेंगे क्या इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। हाइट सरचार्ज जो है वो दोस्तों यहाँ पर देखा गया है above 5 करोड़ बी रिड्यूस फ्रॉम 37 to 25%। यानी ऐसे लोग जिनकी 5 करोड़ से भी ऊपर इनकम है तो उनको दोस्तों यहाँ पे सरचार्ज के रूप में 37% दोस्तों अमाउंट देना पड़ जाता था। अभी वो कम करके दोस्तों 25% तक ले आया गया है, यानी उनको भी यहाँ पे राहत दी गई है। जो हमारे एक्सटेंडिंग बेनिफिट्स हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन के, उनके लिए भी दोस्तों यहाँ पे सैलरी क्लास पेंशन के लिए यहाँ पे नई टैक्स रिजीम दोस्तों लाई गई है। और यहाँ पर जो टैक्स एग्जम्पशन लिमिट है वो 25 लाख कर दी गई है, किसके लिए, लीव एनहांसमेंट ऑफ द रिटायरमेंट फॉर नॉन गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉय। यानी जो नॉन गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉय हैं उनके लिए जो एग्जम्पशन लिमिट है 25 लाख कर दी गई है। 25 लाख तक उन्हें कोई भी टैक्स यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा अपने रिटायरमेंट पर, ठीक है ना। रिटायरमेंट पर जो उन्हें राशि मिलती है उस राशि पर 25 लाख रुपए तक उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पर दोस्तों एग्जम्पशन लिमिट कर दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे टैक्स बेनिफिट इंडस्ट्री को भी दिए गए दोस्तों, जैसे एमएसएमई इंडस्ट्री को यहाँ पर बहुत सारे टैक्स बेनिफिट दिए गए, है ना। एमएसएमई इंडस्ट्री को यहाँ पर 95% तक की रिसीट जो है वो नॉन कैश में यहाँ पर करने का यहाँ पर बात की गई है। डिडक्शन यहाँ पर जो पेमेंट में होता है उस पर भी दोस्तों यहाँ पे कुछ सहायता दी गई है। 15% कॉर्पोरेट टैक्स बेनिफिट यहाँ पर दिए गए हैं जो 31 मार्च 2024 चलेंगे। 2 लाख पर मेंबर का डिपॉजिट भी दोस्तों यहाँ पर दे दिया गया है जो लोन कैश में होगा पीएसयू और पीएसएआरडी को। 3 करोड़ रुपए तक का टीडीएस जो है वो ऑन कैश विड्रॉल दोस्तों यहाँ पर लिमिट कर दी गई है टीडीएस की। तो ये सारे फैक्टर्स जो है, ये सारे फायदे हमारे जो इंडस्ट्री है उसको यहाँ पर टैक्स बेनिफिट में दिए गए। इसके अलावा जो स्टार्टअप है उनको भी यहाँ पे बेनिफिट दिए गए, एक्सटेंशन उनकी डेट का कर दिया गया, इनकॉर्पोरेशन डेट का उनको एक्सटेंड कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो हमारे यहाँ पर जो हमारे राशनलाइजेशन है उसके लिए भी यहाँ पर उसको एक्सटेंशन किया गया है, टैक्स बेनिफिट यहाँ पर बढ़ाए गए 31 मार्च 2025 तक कर दिया गया। तो ऐसे फैक्टर्स यहाँ पे किए गए।
अब रुपए की कमाई यहां पे कहां से हो रही है वो भी आप देख लीजिए। बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी, सबसे ज्यादा सरकार के पास जो रिसीट आ रही है वो कहां से आ रही है, उधार और लायबिलिटी से आ रही है 34%। उसके बाद दूसरे नंबर पर इनकम टैक्स से आ रही है और कॉर्पोरेशन टैक्स से आ रही है, सॉरी दूसरे नंबर पर आ रही है हमारी गुड्स एंड सर्विस टैक्स से, जीएसटी से, और तीसरे नंबर पर आ रही है कॉर्पोरेशन और इनकम टैक्स से, फिर चौथे नंबर पर यूनियन एक्साइज ड्यूटी से, और फिर पांचवें नंबर पर नॉन टैक्स रिसीव से, फिर उसके बाद कस्टम से, उसके बाद फिर नॉन डेथ कैपिटल से। तो यहां से आपसे तो सीक्वेंस पूछ सकता है कि भाई कहां से सरकार को सबसे ज्यादा इनकम हो रही है और कहां पे सबसे कम हो रही है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है। ठीक है, ध्यान रखिए। नाउ नेक्स्ट अगर बात करें तो निवल प्राप्तियों पर यहाँ पर दोस्तों एक ट्रेंड दिखाया गया है कि सरकार की निवल प्राप्तियां कहां से कितनी कितनी हो रही हैं या कितनी कितनी होंगी। तो नॉन डेट जो कैपिटल रिसीट है वो 2023-24 में 0.8 लाख करोड़ तक रहने वाली है, नॉन टैक्स जो है वो 3 लाख करोड़ तक, और नेट सेंटर्स का टैक्स रेवेन्यू जो है वो 23.3 लाख करोड़ तक का रहने वाला है। इस प्रकार की यहाँ पर दोस्तों केंद्र की निवल प्राप्तियां भी यहाँ पे दर्शाई गई है। साथ ही साथ यहाँ पर कर प्रत्ययों रुझान दोस्तों दिखाया गया कि किस तरह का रुझान यहाँ पर रहने वाला है ना। इनडायरेक्ट टैक्स से कितना पैसा आएगा, डायरेक्ट टैक्स से कितना आएगा, ग्रॉस टैक्स रिसीव कितना होगा। तो 23-24 में ये दिखाया गया कि 5.1% जो है वो दोस्तों हमारा इंडायरेक्ट टैक्स से आएगा और 6% जो है वो यहाँ पर दोस्तों हमारा डायरेक्ट टैक्स यहाँ पर देखा गया है। कुल मिला के तो 11.1% जो है वो ग्रॉस टैक्स रिसीव का यहाँ पर रहेगा। जीडीपी का ये परसेंटेज बताया गया कि इतना परसेंट जीडीपी का टैक्स हमारा इस तरीके से यहाँ पर मिलेगा। इसके अतिरिक्त हमारे दोस्तों जो रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट हमारी 26.3 लाख करोड़ रुपया 2024 और 2023 के लिए 23.5 लाख करोड़ रुपया, और कैपिटल कितनी है 18.4 लाख करोड़, और 24 के लिए 18.7 लाख करोड़। ऐसे आंकड़े यहाँ पर दोस्तों दिए गए हैं, इनको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। घाटे की प्रवृत्तियां भी यहाँ पर बताई गई है, किस प्रकार का फिजिकल रेवेन्यू और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट रहेगा। तो सभी आंकड़े हालांकि नीचे हैं। अब यहाँ से परसेंटेज आपसे पूछ सकता है कि 23-24 के लिए हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो कितने परसेंट रहने वाला है जीडीपी के लिए, तो 5.9%। हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो कितना रहने वाला है, 2.9%। जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है वो कितना रहने वाला है, 1.7% जीडीपी का। और जो हमारा हमारा प्राइमरी डेफिसिट वो कितना रहने वाला है, 2.3% जीडीपी का। तो ऐसे आंकड़े पूछ सकता है और 2022 से तुलना भी दोस्तों करा सकता है। तो इस प्रकार के पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहां से कुछ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट और भी हमारे बजट के हैं। तो ये हमने कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट देखे हैं दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको एक एनालिसिस भी अभी देने वाला हूं। हम लोग इसके बाद पूरे बजट का एनालिसिस भी करेंगे कि ये सब काम जो बजट में बताए गए हैं इनका क्या फायदा होने वाला है, कौन से काम शायद छूट गए हैं उनको भी इंक्लूड होना चाहिए था। वो सारा एनालिसिस भी हम लोग दोस्तों करेंगे और उसको डिटेल में हम लोग ये बजट को और पढ़ेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही यहाँ पे रखते हैं। अपना दिशा पब्लिकेशन पर 2023 के लिए दोस्तों एक लाइव हमने बैच शुरू कर दिया है रिवीजन का। इसमें आप लोग इनरोल कर सकते हैं जो लोग 2023 में तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देना चाहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप कोड का इस्तेमाल करेंगे, जो कि कोड है ये आपके सामने SHUBHAM, है ना, ये दोस्तों जो कोड है इस कोड का अगर इस्तेमाल करेंगे आपको तो यहाँ से एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इस बैच में क्या मिल रहा है, 150 से ज्यादा आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, 40 आपको लाइव क्लास मिलेंगी, 30 आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे और 10 आपको फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे। तो इस बैच में आप लोग जुड़ सकते हैं दोस्तों। और इस वीडियो को आप मुझे कमेंट बॉक्स बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो, और क्या आपको बजट की ये बातें समझ में आ गई हैं, मुझे ये भी आप लोग बताइएगा। डिटेल्ड वीडियो एनालिसिस बजट का हम लोग लेके आएंगे दोस्तों। अभी ये हमारी जो हाइलाइट्स हैं वो मैंने आपको दिखाई हैं। तो जुड़े रहिए दिशा पब्लिकेशन पर दोस्तों ऐसे ही और वीडियो के लिए। अभी के लिए आपसे विदा लेता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आपसे यहाँ पे विदा लेता हूं दोस्तों, मिलूंगा अगली वीडियो में। आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद।